प्रिय श्रोताओं, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मैं संजय सारंग, गायक चालो साला से। आज के दिन छठे चरण की वोटिंग है और फिर आज हम चुनावी समीक्षा के लिए नेमचंद जी चांडे के साथ बैठे हैं। उनका समय, अनमोल समय हमने लिया है कि आज के दिन चांडे जी आपका जो भी आकलन है वो हमें बताइए, जो क्योंकि आपका आकलन हमेशा सही रहता है। तो मेरा चाणक्य जी नमस्कार, राम राम, जय बाबा की, जय श्री राम। जय श्री राम। चाणक्य जी, ये आपका ये आया है, आपने एनालिसिस जो दिया है उसमें टोटल 543 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं और उसमें आप 328 सीट बीजेपी की दे रहे हैं। तो कांग्रेस को आप 47 ही दे रहे हैं। बिल्कुल, जो आ रही है इसमें भी संशय है। अभी 47 का भी कांग्रेस आंकड़ा पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, इसमें भी डाउट है। आया ना? हाँ, यदि तमिलनाडु में अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ गए, यदि केरल में अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ गए, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा बनी हुई है, तो शायद 47 तक भी पहुंचना मुश्किल है। हाँ, मुश्किल इसलिए है कि कांग्रेस जो 2024 का लोकसभा का चुनाव है, इसमें कांग्रेस अपने इतिहास की सबसे बड़ी हारने जा रही है। सबसे बड़ी हार होगी। हाँ, बिल्कुल। तो जो मोदी जी कह रहे हैं कि जो ये राहुल गांधी अपनी उम्र में है, बस उतनी सीटें आएगी। हाँ। तो आपका आकलन उतनी आएगी नहीं, उतनी आएगी भी नहीं। उतनी नहीं आएगी। जितनी उम्र के राहुल गांधी हो गए, उसमें सीटें कम ही आएगी। कम ही आएगी। तो एक तो हमें बताइए चाणक्य साहब कि महाराष्ट्र में क्या होने वाला है, जबकि महाराष्ट्र में जनता थोड़ी सी भ्रमित है नई शिवसेना और पुरानी शिवसेना के बारे में, क्योंकि पुरानी शिवसेना भारतीय जनता के पार्टी के साथ में मिल गई है, तो वहां पे उनको मजबूती मिल रही है। तो नई शिवसेना, ये उद्धव ठाकरे और ये क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैं आपको बता दूं, 2018 का लोकसभा चुनाव हुआ तब शिवसेना एक ही थी और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना मिलकर चुनाव लड़ी थी। उसके बाद में राजनीतिक घटना काफी तेजी से घुमा जी। उसमें क्या हुआ, जो शरद पवार की पार्टी थी एनसीपी जी, उसके दो टुकड़े हो गए, शिवसेना उसके दो टुकड़े हो गए, भारतीय जनता पार्टी धरातल पर जो अपनी जगह पर थी वो आज भी वो वहीं पर खड़ी है। जो मेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे शिवसेना से जीत के आए थे, उनमें से 13 से 14 मेंबर अभी एकनाथ जी शिंदे की पार्टी में है और सुप्रीम कोर्ट ने भी शिंदे की पार्टी को असली शिवसेना माना है और जो उनका चुनाव चिन्ह था धनुष्मान, वो शिंदे की शिवसेना के पास में है। और अब जहां तक महाराष्ट्र की राजनीति का सवाल है, लोकसभा की सीटों का सवाल है, कंफ्यूजन तो जनता में होना स्वाभाविक है। मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र में टोटल 68 सीट है। पिछली बार सभी सीट आई थी भारतीय जनता पार्टी को और 15 सीट आई थी शिवसेना को। जी। इस बार वहां पर घटनाक्रम बहुत तेजी से घुमा। अभी भारतीय जनता पार्टी वहां पर 28 सीट पर चुनाव लड़ रही है और आपसे पहले मुलाकात हुई थी तो आप एक बार जिक्र कर रहे थे हेरिटेज मार्केट का। हेरिटेज मार्केट में ये हेरिटेज मार्केट ऐसे बोल रहे हैं, हेरिटेज मार्केट ऐसा बोल रहे हैं। मैं आज आपने मेरे को पूछा, मैं उसमें आपके उसको क्लियर कर दूं। हेरिटेज मार्केट आज भी भारतीय जनता पार्टी को 18 सीट दे रही है। महाराष्ट्र में अकेली भारतीय जनता पार्टी को 18 सीट दे रही है। लेकिन मेरे को ताजुब हो रहा है उन सटोरियों पर जिनको आप हेरिटेज के नाम से संबोधित कर रहे हैं कि राजस्थान में हेरिटेज जो भी है। मैं आपको बता दूं, मैं महाराष्ट्र की एक सीट को आपको आंकलन बता दूं जी। भारतीय जनता पार्टी बंबई प्रॉपर में 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वो है बंबई नॉर्थ, बंबई नॉर्थ ईस्ट और बंबई नॉर्थ सेंट्रल। और तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत रही है। आप जब हेरिटेज मार्केट की बात कर रहे हैं, जो बंबई नॉर्थ से चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पीयूष गोयल, वो 3 लाख मत से ज्यादा मतों से जीत रहे हैं और उनके सट्टा मार्केट में 10 पैसे का भाव है, 3 लाख की तेजी के। उसके बाद आप चलिए महाराष्ट्र का इलाका कोंकण, उसमें रत्नागिरी दुर्ग एक सीट है
वहां पर भूतपूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे बीजेपी के उम्मीदवार है, आराम से चुनाव जीत रहे हैं। उसके बाद में आप चलिए सोलापुर, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। उसके बाद में उसमें चलिए अपने सांगली, भारतीय जनता पार्टी आराम से जीत रही है। उसके बाद में सतारा सीट है, भारतीय जनता पार्टी आराम से जीत रही है। उसके बाद आप इधर में आ जाइए मराठवाड़ा सीट में, जी मराठवाड़ा साइड में आ जाइए। यहाँ से पहले सीट है अपने जलगांव, भारतीय जनता पार्टी आराम से जीत रही है। और उसका भी मैं बता दूं, हेरिटेज मार्केट में उसके भी सीट के 8 पैसे भाव है। जालना से आप आगे चलिए, अमरावती आ जाएगी, नवनीत राणा आराम से चुनाव जीत रही है। उसके बाद में आप आ जाइए, ये सीट अपने नांदेड़, भारतीय जनता पार्टी आराम से जीत रही है। उसके बाद में आ जाइए आप जालना, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। उसके बाद में भंडारा गोंदिया आराम से बीजेपी जीत रही है। उसके बाद में आगे आ जाइए चंद्रपुर सीट, जहां पर पिछली बार बीजेपी मार खा गई थी, इस बार वहां पर बीजेपी के मंत्री हैं, अभी सिंध सरकार के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, वो आराम से चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद में आप वर्धा सीट आ जाइए, बीजेपी जीत रही है। उसके बाद में आप ये इसमें आ जाइए अकोला सीट, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। उसके बाद में पूना सीट, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। नागपुर सीट, जहां से नितिन गडकरी चुनाव लड़ रहे हैं, 3 पैसे के भाव है आपके सट्टा बाजार में, आराम से चुनाव जीत रही है। उसके बाद में इधर साइड में आप आ जाइए, नंदीबार सीट है, नंदुरबार, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। उसके बाद रोजाइल सीट है, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। समझ में नहीं आया, मैं आपको अंगुलियों पर गिना सकता हूँ 25 सीट बीजेपी एकदम क्लियर जीत रही है। कैसे सट्टा मार्केट कर रहे हैं। उसके बाद में शिवसेना, जो एक नाथ असली शिवसेना है, तीनों सीट बम्बई की प्रॉपर 6 सीट है, 3 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, 3 सीट शिंदे की शिवसेना जीत रही है। उसके बाद जो उसके बगल वाली सीट है कल्याण, जहां से शिंदे के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, आराम से चुनाव जीत रहे हैं, श्रीकांत शिंदे आराम से। उसके बाद में बुलढाना सीट है। समझ में नहीं आता कैसे है। अरे और तो और, जो शरद पवार की बेटी है, महाराष्ट्र के सबसे बड़े ताकतवर नेता थे, कभी महाराष्ट्र के इतने साल मुख्यमंत्री रहे, उनकी बेटी बारामती सीट से चुनाव आ रही है, सुप्रिया सुले। क्या बात कर रहे हैं, 38 से 40 सीट से कम भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में कोई कीमत में मिलने वाली नहीं है। मैं आपको बता दूं, आपका हेरिटेज मार्केट क्या कहता है क्या नहीं कहता है वो आप जाने, लेकिन 38 से 40 सीट मान के चलिए आप। मैंने आपको एक सीट अंगुलियों पर गिना दी है, और 4 तारीख को आप मेरे से मिलिए और अपनी मेरा कैलकुलेशन देख लीजिएगा। तो चाणक्य जी, छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी धरती, जिन्होंने औरंगजेब को हिंदुस्तान से भगा दिया था, उस धरती पे बाल ठाकरे साहब, उनकी संतान उद्धव ठाकरे नई शिवसेना बना रहे हैं। ये क्या जनता बर्दाश्त कर लेगी क्या? जनता को सब कुछ मालूम है। और मैं आपको बताता हूँ, जो 17 सीट है और जहां से भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट है, वो महाराज छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं। वो भोसले जो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं ना, वो महाराणा छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं 17 से। तो ये संजय राउत तो मोदी जी को गाली नहीं, क्या है संजय राउत, किसकी चर्चा कर रहे हैं आप, किस किस की बात करेंगे आप, है क्या ये? लेकिन ये सब पिटे हुए मोर है, इनके पास कुछ नहीं है, सब ये पिटे हुए मोर है। ये तो 4 तारीख के बाद में इनको देखना कि इनकी जगह कहाँ होगी बैठने के लिए। जब ये बोल रहे हैं ना मोदी जी को हम कब्र में दफना देंगे, हाँ, मोदी जी को जमीन में गाड़ देंगे। अरे मोदी जी तो यार सनातनी आदमी है, हिंदू धर्म के हिंदू के घर पैदा हुआ है, और आप जमीन में गाड़ने की बात करें, आप कब्र में दफनाने की बात करें, शर्म तो करो आप। तो क्या क्या पूरा आप खुद तो शर्म करो, पूरा हिंदुस्तान इस बात को सुन आप 4 तारीख के बाद में देख लेना कि ये कहाँ मिलेंगे आपको। जैसे त्याग जेल अरविंद केजरीवाल के लिए ना, वैसे इनको कोई बम्बई की जेल, आर्थर जेल में यही मिलेंगे आप। ये हालत है इनकी, होने वाली है 4 तारीख के बाद में। और बाकी महाराष्ट्र में चाणक्य जी, एक चीज और समझ में आ रही है कि उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं कि ये मेरे पिताजी की सेना है, शिवसेना जो है, परिवारवाद की परिभाषा कर रहे हैं। और मोदी जी कह रहे हैं कि परिवारवाद कुछ नहीं है। ठाकरे साहब, बाला साहब ठाकरे, उन्होंने कहा था जो कांग्रेस जब दिन उदय हो जावे, शिवसेना में मिल जावे, उस दिन मेरा मरना हो जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला था। वो तो दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी जहां भी आत्मा है, भगवान के स्वर्ग में है वो, वहां पर उनकी आत्मा बहुत तकलीफ आ गई है। क्यों? उनके बेटे ने ये काम किया, उनकी आत्मा बहुत तकलीफ है। ये मैं आपको बात बिल्कुल सत्य बता रहा हूं। जिन्होंने अपने जीवन परिवार कांग्रेस के विरुद्ध में संघर्ष किया, इस राम मंदिर के लिए यदि किसी ने सबसे पहले बोला तो बाल ठाकरे ने कहा कि हाँ मैं हूं दोषी। यदि बाबरी मस्जिद ने किसी ने ढाया तो शिवसेना के सैनिकों ने ढाया, और मैं हूं उसका गुनहगार। और उनके ये पुत्र
दे दीजिए मुझे सजा, मैंने डाया है। या ये जनता इनको वोट देगी? यह तो सत्ता लोलुप आदमी है, एक सीएम की पोस्ट के लिए और उन्होंने अपनी नाक रगड़ ली कांग्रेस के सामने। अगर ले भी लें तो क्या भारत की पूरी जो अपने पीएम की जो है उसकी गरिमा को क्या भंग करेंगे? अरे पीएम की गरिमा की तो बात की बात है, 10-12 सीट आने वाली कहां से? मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको अंगुलियों पर गिनती करी है। 40 सीट तो बीजेपी शिवसेना की आ रही है, टोटल 48 सीट है, उसमें 2-4 सीट तो ये लेगा, शरद पवार भी ले जाएंगे, इनका भी अपने इलाके में कुछ प्रभाव है। एक सीट कांग्रेस भी लेगी, कहां से आ जाएगी इनके? ये तो बताओ मेरे को। ये तो मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, है क्या? तो इनके हिसाब से 5 सीट भी नहीं आएगी। शिवसेना उद्धव के 5 से 6 सीट से ज्यादा आने वाली नहीं है, मैं आपको बता दूं। कहां है इनका? बताइए ना मेरे को, कौन सी सीट पर ये लड़ाई संघर्ष में है? कौन सी सीट पर ये एज बनाए हुए हैं? मेरे को ये तो बताइए आप, एक दो सीट को छोड़कर। अब हमारे साथ में है संजय सेन, जो अपनी जिज्ञासा नेमचंद जी चाणक्य से पूछे हैं, जिन्होंने अपना चार्ट दिया है। तो चाणक्य साहब, ये तो होगी महाराष्ट्र की बात। हाँ जी। अभी दिल्ली के बारे में आप बताइए। दिल्ली में केजरीवाल बोला कि मैं सातों की सातों सीट लेके जा रहा हूँ, इसमें कितनी सच्चाई है? यदि ये दोनों मिलकर 2 बार इनको वोट भी गिर जाए ना, फिर भी दिल्ली में बीजेपी 7 सीट आने वाली नहीं। बीजेपी और कांग्रेस का दोनों का वोट बैंक मिला के 34% आता है। दोनों का लोकसभा में जो पार्लियामेंट का चुनाव होता है, दोनों का मिला के 34% जितना नहीं आता है, और बीजेपी का अकेली का 57% वोट है। तो दिल्ली की एक एक सीट के बारे में बताइए, कौन सी सीट? कौन सी सीट? सारी सीट बीजेपी के लिए है। चांदनी चौक है, प्रवीण मल्होत्रा, अपने प्रवीण खंडेलवाल, जिनके पिताजी भी पहले वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे थे, आराम से ताराचंद जी खंडेलवाल था उनका नाम, वो आराम से चुनाव जीत रहे हैं। साउथ दिल्ली से रामवीर सिंह बिदुड़ी, जो भी वहां पर विधानसभा विपक्ष के नेता है, आराम से चुनाव जीत रहे हैं। बीजेपी से 3 कैंडिडेट जो मेयर रह चुके हैं दिल्ली के, वो चुनाव लड़ रहे हैं। कमला सहरावत, एक अपने हर्ष मल्होत्रा जी, एक योगेंद्र जी चंदोलिया, आराम से चुनाव जीत रहे हैं। एक सीट से अपने मनोज जी तिवारी है ईस्ट दिल्ली से, आराम से चुनाव जीत रहे हैं। तो सामने कौन है? कांग्रेस की आप हालत देखिए। आप दिल्ली के मेरे को बात पूछ रहे हैं, जिन्होंने भारत विरोधी नारे लगाए थे, भारत तेरे टुकड़े हो जा, अंसार उल्लाह, ये यही कन्याकुमार है, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जिन्होंने भारत विरोधी नारे लगाए थे, इंशाल्लाह ये वही कन्यालाल है। ये कन्यालाल। हाँ, अब सोचिए, आप वहां पर आशा कर रहे हैं कि कोई टक्कर होगी? क्या है वहां पर? चाचा जी, आपको बीच में रोकना चाहूंगा, एक जिज्ञासा मेरी भी है। हाँ बिल्कुल जी। यहाँ पे हम सुन रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में जैसे आपने अपने जो प्रेडिक्शन में दिया है कि 328 से लगभग सीटें आने वाली है 543 में, जबकि 485 के लगभग सीटों पर चुनाव हो गए हैं, मान लीजिए अभी 2-3 घंटे में हो जाएंगे। तो जो सट्टा मार्केट है या जो बाजार है, वो सारे ये कह रहे हैं कि जो आपका प्रेडिक्शन है उस प्रेडिक्शन से बहुत दूर है बीजेपी की सीटें आने में। 300 का आंकड़ा छूने में उनको पसीने आ जाएंगे। 290 के आसपास सीटें उनकी प्रेडिक्शन रही है बाजार में। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं कि 328 सीटें हैं या 325 सीटें, जो जैसे कि आप बता रहे हैं कि 325 से कम नहीं होगी, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपका क्वेश्चन बहुत सही है, बहुत बढ़िया बात आपने पूछी है। आप सट्टा मार्केट से संबंधित पूछे कि आपने, आपका जो आंकलन है वो 328 सीट का है। मैं आपको बताऊं, अभी दिसंबर महीने में चुनाव हुआ था और 3 तारीख को रिजल्ट आया था, 3 दिसंबर को। ये जो सट्टा मार्केट है कितनी सीट दे रहा था झारखंड अपने छत्तीसगढ़ में बीजेपी को, और ये जो पत्रकार जो ऐसी कमरा में बैठे हैं, ये कितनी सीट दे रहे थे बताइए? 25 सीट से ज्यादा किसी चैनल ने नहीं दी थी और किसी सट्टा मार्केट ने नहीं दी थी उसे छत्तीसगढ़ में बीजेपी को सीट। और बीजेपी को सीट कितनी मिली? 56 मिली या नहीं मिली? सबसे हाईएस्ट को चैनल ने बीजेपी को सीट दी थी मध्य प्रदेश में, वो थी 105। 3 तारीख को काउंटिंग थी, तो 2 तारीख को जो ओपिनियन पोल आए थे उसमें हाईएस्ट 105 सीटें थी और बीजेपी को वहां पर कितनी सीटें कितनी मिली मध्य प्रदेश में? 166। कहां गए था सट्टा मार्केट? कहां गए थे ये ओपिनियन पोल जो एससी के कमरों में बैठे हैं?
इनको धरातल से कुछ लेना देना नहीं, आ गए इनको पूछ लिया, इनको पूछ लिया, इनको पूछ लिया, हाँ भाई लिख दो। क्या है इनका? राजस्थान में क्या हुआ था पिछली बार लोकसभा चुनाव में, क्या हुआ था इनका प्रेडिक्शन, ये बताइए मेरे को। ये नहीं है। मैं बताऊं, ये जो पत्रकार हैं, मेरे को नाम लेते हुए भी कोई तकलीफ नहीं हो रही है। एक तो ये जो बिंदास आता है, क्या नाम इसका, अभय दुबे, एक वो उसका क्या नाम, रवीश कुमार, इस टाइप के जो पत्रकार है, एक वो अजीत कुमार अंजुम, ये एक आशुतोष, ये कोई पत्रकार है? ये पत्रकार है क्या? मैंने आपको पहले भी बोला था, आप डाका डालिए, आप किसी की दुकान लूटे, कम से कम ये तो कहेंगे ना कि ये डाकू था या लुटेरा था। आपको ये तो साथ नहीं, अरे ये नाम के पत्रकार हैं, ये साधु का वेश बनकर, साधु का वेश बना के डाका डाल रहे हैं। इनका सिर्फ एक ही काम है, इनको फॉरेंसिक में पैसा मिलता है, कोई टुकड़ा मिल जाता है, इनका सिर्फ एक ही काम है, मोदी का बुराई करो। ये नहीं सोचते रहे मोदी के साथ भारत सरकार की कितनी बड़ी बुराई हो रही है, भारत देश का कितनी बड़ी तोहिन हो रही है, इनको इसको कुछ मालूम नहीं, मोदी की बुराई करो। अरे तो आप 5 आदमी लगने से मोदी की बुराई हो जाएगी क्या? इस चुनाव का मैं आपको बता दूं, इतना अंडर वे है करंट, इतना करे ना मोदी के प्रति लोगों का, आपको दिमाग खराब हो जाएगा। मैंने कहा 328 सीट आएगी, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि 328 बीजेपी सरप्लस करेगी, बीजेपी 328 सरप्लस करेगी। क्यों? आप यूपी के चुनाव देखिए, जो अभी लोग इंटरव्यू लेने जाते हैं, पत्रकार लोग, वहां के लोकल पत्रकार है, क्या बोल रहे हैं वो? सिक्योरिटी, महिलाएं कितनी खुश है, कितने लोगों को मकान मिला, और 70 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन मिल रहा है, कितने लोगों को उज्जवल उसमें गैस कनेक्शन मिल रहा है। लोग भूले नहीं है। इनके पत्रकार करने से, सट्टा मार करने से हो जाएगा क्या? सट्टा मार्केट में तो विदेशी ताकत अपने भारत की छवि धूमिल करने में लगा हुआ है। यानी विदेशी ताकतें अपने सट्टे बाजार में पैसा लगा रही है, बिल्कुल लगा रही है कि किसी तरह भारत की छवि धूमिल हो, और किसी तरह मोदी जी को तकलीफ हो, भारतीय जनता का पैसा उधर ले जाओ। हाँ बिल्कुल। जैसा कि मैं आपको इसमें रोकना चाहूंगा, क्षमा कीजिए, तो ये कि ये सुनने में आया कि सरकार जो पावर में है, मीडिया उसी का है और वो जैसा चाहे वैसा दिखा सकती है, तो ये अपने हिसाब से प्रेडिक्शंस जो है वो कर रहे हैं, और जो एक्चुअल सट्टा मार्केट है वो आपको 300 सीटें देने में बीजेपी को वो कह रही है कि इनको पसीने आ जाएंगे 300 सीट लाने में भी, और इतनी सीटें आने बहुत मुश्किल है, क्योंकि पिछले कुछ समय से थोड़ा सा बीजेपी के जो हवा है, बीजेपी की जो जैसे मार्केट में बताया जा रहा है कि वो थोड़ी सी नरम है, इतनी नहीं है जो पीछे मोदी लहर थी पिछले 2 चुनाव में, वो अब इतनी नजर नहीं आ रही है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? पहली बात तो मैं आपके क्वेश्चन का उत्तर ये दे दूं कि जो मीडिया, आपने अभी कहा कि जो मीडिया उस पर सरकार का दबाव होता है, लेकिन ये दबाव उस समय होता था जब कांग्रेस की सरकार थी भारत में। कोई मीडिया की हिम्मत नहीं थी वो सरकार के विरुद्ध में बोल दे। ये मोदी युग है, 2014 के बाद में सारा मीडिया यहाँ पर स्वतंत्र है, कोई कुछ भी बोल सकता है। ये पोजीशन उस समय की थी, ये पोजीशन अब नहीं है। और अब आप ये बोल रहे हैं कि कितने सीट आएगी, अभी आपने क्या पूछा था मेरे को उसके आगे, सीटों के बारे में? हाँ, सीटों के बारे में वही, हाँ, कि 300 सीटें, तो 300 सीटें मेरे को आप बताइए। 214 में मोदी जी ने नारा दिया था, 272 प्लस, सब लोगों ने मजाक उड़ाई थी, सब लोगों ने मजाक उड़ाई थी। कितनी सीट आई? 276 आई या नहीं आई? उसके बाद आई कोई मोदी लहर नहीं थी, मोदी जी तो पहली बार पीएम के कैंडिडेट थे। उसके बाद में 2019 में चुनाव हुआ, मोदी जी ने नारा दिया इस बार 300 प्लस, 303 आई या नहीं आई? आई। इस बार मोदी जी नारा दे रहे हैं 400 प्लस। अरे मेरे को यह बात बताइए, मोदी जी को तो 400 ऐसे ही हो जाएगी, यदि 10-20 सीट कम भी रह जाएगी ना, पहले बात तो रहेगी नहीं। बिजू पटनायक हर समय मोदी सरकार को समर्थन दिया है। जो राजशेखर रेड्डी है तेलंगाना के, अपने आंध्रा के सीएम, उन्होंने हर समय मोदी जी के समर्थन दिया। यह बार बार आप मीडिया में देख रहे हैं, पेपर में देख रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं? संविधान बचाने की लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई है। अरे संविधान का प्रयास किसने किया था? इमरजेंसी किसने लगाई थी? मेरे को भैया बताइए। इंदिरा गांधी ने। तो संविधान प्रयास किसने किया? इंदिरा गांधी। कांग्रेस ने किया? बिल्कुल कांग्रेस ने किया। चुनी हुई 100 सरकारों को सस्पेंड किया, बर्खास्त किया, जो जनता द्वारा चुनी गई थी। क्यों? ये वो काम किसने किया? कांग्रेस की सरकार ने किया था। सुप्रीम कोर्ट से आया था सामानो केस का फैसला, किसने चेंज किया? कांग्रेस ने किया। मनमोहन सिंह की सरकार में महिला आरक्षण पर बिल पास हो गया, उसकी कॉपी किसने फाड़ी? राहुल गांधी ने।
ये तो हाल है, और हम अब संविधान बचाने निकले हैं। अरे यार ताज्जुब आ रहा है, इनकी शर्म आ रही है, हम तो उनकी बात बोल रहे और अभी क्या ये कह रहे हैं राम मंदिर को ताला लगवा देंगे। लगवा दें, कभी बोल रहे बुलडोजर चला देंगे, कभी ताला लगवा देंगे। क्या ये अब क्या ताला लगा देंगे? राम को मानते नहीं है। इन्होंने कम से कम 100 एफिडेविट दिए थे सुप्रीम कोर्ट में कि राम नाम कोई है ही नहीं। अब ये क्यों राम मंदिर में या विष्णु मंदिर में, शिव मंदिर में घूम रहे हैं? हनुमान जी के जोग हाँ, जोग लगाते फिर रहे हैं। नहीं अब क्यों फिर रहे हैं ये? जब ये मानते नहीं है राम तो काल्पनिक है, तो अब ये क्यों घूम रहे हैं? मेरे को इस बात का जवाब दीजिए ना। एक प्रश्न और जानने की, हाँ बिल्कुल पूछिए साहब। ये कि जैसे कि हमारे सुनने में अभी इन हालातों में हम देख रहे हैं कि सुनने में है कि बीजेपी जो है विरोधियों के लिए एक तरह का भय पैदा कर रही है। अगर विरोधी नहीं मानते हैं तो उनको जेल में डाल दिया जाता है, या चुनाव के समय ऐसा प्रकरण तैयार किया जाता है कि वो बीजेपी के फेवर में जाने की कोशिश करवाते हैं लोगों को, ताकि बीजेपी को लोग वोट दें और बीजेपी को जिताएं, सरकार को जिताएं। जैसा कि हमारे सामने ताज़ा ही घटनाक्रम है केजरीवाल का, कि उनको इस समय जेल में डाल दिया गया जब चुनाव बहुत नजदीक थे। ऐसे बहुत सारे केसेस आपने इन 3-4 महीनों में देखे होंगे, तो लोकसभा चुनाव के बिल्कुल नजदीक थे। तो ऐसा प्रतीत नहीं होता कि ये एक तरह की इस सरकार की कोई तानाशाही जो चल रही है, जैसा कि अखबारों में हम सुनते आ रहे हैं? तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये अभी सारे अपराधी हुए हैं? और ये भी सुनने में आया कि अगर जो सरकार की बात या जो बीजेपी में नेता आ गए वो पाक साफ हो गए, बाकी सारे के सारे जो है उनकी छवियां खराब हो रही है, वो सही नहीं है। ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी में आने पर वो पाक साफ हो जाते हैं? आज तक राहुल गांधी या सोनिया गांधी को जेल नहीं हो पाई है। आपने कि आप तो बहुत अच्छे वो राजनीतिज्ञ हैं, जानकार हैं आप, तो आपको ये पता भी है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको बता दूं, आपने अभी पूछा कि राहुल गांधी सोनिया गांधी जेल में क्यों नहीं है। 3 दिन पहले मोदी जी ने भाषण में क्या बोला है कि जो नेशनल हेराल्ड में जिन्होंने घोटाला किया है उनको बख्शने वाला नहीं हूं। 4 तारीख को बाद राहुल गांधी भी जेल में मिलेगा, ये सोनिया गांधी भी जेल में मिलेगी। इन्होंने अरबों खरबों रुपया घोटाला किया नेशनल हेराल्ड के अंदर में। मोदी जी ने मेरे को तो जेल में नहीं डाला, इनको तो जेल में नहीं डाला, इनको तो जेल में नहीं डाला। आप नहीं देख रहे? कांग्रेस के राज्यसभा मेंबर है वो दुर्गा साहू झारखंड से, उनके घर पर कितनी नकदी मिली? 350 करोड़, 500 के बंडल में 350 करोड़। किसको बोलते हैं? नोटों के पहाड़। नोटों के पहाड़। अभी जो झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर, उसके एक चपरासी से कितना पैसा मिले? वो मंत्री जी भी जेल में है। इतने अरबों रुपया घोटाला किया अरविंद केजरीवाल ने, सजा मोदी जी ने नहीं दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने सजा, हाईकोर्ट ने, पहले हाईकोर्ट ने दिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दी है। मोदी जी क्या करेंगे इसमें? वो तो सुप्रीम कोर्ट का। और केजरीवाल जी अभी बाहर है ना, तो अंतरिम जमानत पर है। 1 तारीख को उनको भी जेल में जाना पड़ेगा। मनीष सिसोदिया को तो नहीं मिली। आंध्र प्रदेश, आप जो बात बोल रहे हैं मेरे को ये बताइए, आंध्र प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, उनकी बेटी कविता, जो शराब घोटाले में, आबकारी घोटाले में दिल्ली सरकार के साथ में थी, वो अभी भी जेल में है। और जनता को मालूम हो गया, सफाया कर दिया तेलंगाना में चंद्रशेखर का, जिन्होंने इतना साल वहां पर सीएम की पोस्ट संभाली थी, सफाया कर दिया। जनता सब समझती। ऐसे बहुत सारे नेता भी चाणक्य जी जो है, हाँ सब लाइन में है, सबकी अभी गिगी बंदी हुई है, सब 4 तारीख का बोल रहे हैं, सब 4 तारीख को, और सब इसलिए अल्लाह बचा रहे हैं कि मोदी सरकार किसी तरह नहीं आए। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरा प्रेडिक्शन यह रहा, 4 तारीख को मैं आपको मोबाइल में दिखा रहा हूं और आप देख लेना। मैंने इसमें हो सकता है 2-3% प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन माइनस की संभावना बहुत कम है, प्लस हो सकती है, यह भी मैं आपको बता दूं। और बहुत नेता है ना इंतजार में किए बैठे हैं, जेल जाना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। आप यूपी की हालत देखिए, जितने भी गुंडे बदमाश हैं वो जेल से बेल लेने के लिए तैयार नहीं है। वो जेल में बैठे, वो बेल लेने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? उनको मालूम है यदि बाहर निकल गया तो योगी जी का हत्या चढ़ गए, डंडा चलेगा, ऊपर जाना पड़ेगा, इसलिए अंदर जेल में बैठे हैं। आज वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखिए यूपी में, उसी के नाम पर लोग वोट कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? आज आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, वो मदरसों के खिलाफ लड़ रहे हैं। इन्होंने मदरसों में क्या पढ़ाई होती है? देश भारतीय संविधान से चलता है, शरीयत कानून से देश नहीं चलता है। ये बताइए मेरे को। लोगों ने तो पहले भी बहुत हल्ला मचाया था, 370 आप हटाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, जैसे अपन छोटे थे ना, वो चिट पिटी जाती थी नहीं, वो वहां पर वो भी नहीं फटी गई वहां पर वो भी नहीं फटी गई, बिल्कुल अमन चैन है ना। आज ही मैं बताऊं, अभी पोलिंग शुरू होने वाली है,
11 बजे मुफ्ती मोहम्मद वो सैयद है जो भूतपूर्व गृह मंत्री की बेटी अनशन पर बैठ गई, बोले मेरे तो गंडागोल कर दिया। अरे पोलिंग शुरू नहीं उससे पहले गंडागोल कर दिया। दिल्ली वाले लगा रहे हैं हमारे वो मिल रहा है, बीजेपी के टैग मिल रहे हैं, हमारे जो अल्पसंख्यक वोट है उनमें मतदान धीमे हो रहा है, ये पार्टी वाले धीरे करा रहे हैं। अरे वो वहां पर ऐसा, वो बंगाल में ममता हो रही है। बंगाल में क्या पोजीशन थी लोगों को समझ में आ गया। मैं आपको बताऊं, आज 8 सितंबर चुनाव हो रहा है बंगाल में। बंगाल में आज 8 सितंबर चुनाव हो रहा है। पूर्वी मिदनापुर, पश्चिम मिदनापुर, तमलुक, कांथी, झाड़ग्राम, पुरुलिया, बांकुड़ा, 8 सितंबर चुनाव हो रहा है। 6 सीट बीजेपी खेल रही चुनाव जीत रही। तो क्या दुनिया बेवकूफ है क्या? सब लेट के सोते हैं, खड़े होके कोई नहीं सोता है। दुनिया इतनी, दुनिया पागल हो रही है मोदी जी के पीछे। मोदी जी तो साहब कहे मेरे पास है क्या, मेरे पास तो एक झोला है, आप कहेंगे तो काम कर रहा हूं, नहीं हम तो झोला उठाएंगे चल देंगे। लेकिन ममता बीजेपी वोटरों की हत्या ही करा रही है। कुछ दिन की बात है, कुछ दिन की बात है, उसके बाद में देखना। ये हत्या इसलिए करा रही है कि कानून व्यवस्था खराब हो और किसी तरह मेरी सरकार को मोदी जी सस्पेंड करें, राष्ट्रपति शासन लगाए ताकि मेरे को सहानुभूति मिले। इसी का यही प्रोपेगेंडा और कुछ नहीं। लेकिन उसकी बहुत बुरी हालत होने वाली है इस बार बंगाल में, मैं आपको बता दूं। 5 चरण में तो हो गई और 6ठा चरण में आपको मैंने पोजीशन बता दी है इसकी, ममता की। चाणक्य जी, बंगाल में आपको क्या ऐसा लग रहा है कि जैसे शुभेंदु जी अपना काम कर रहे हैं और बड़ी ईमानदारी के साथ में काम कर रहे हैं, और ममता बनर्जी अपना शाही फरमान फरमा रही है, हत्याएं, डाका, ये सब कब रुकेगा बंगाल में? बहुत जल्दी रुक जाएगा। कब शुभेंदु अधिकारी ने ममता को चैलेंज देके तो हराया था नंदीग्राम में चुनाव। बिल्कुल चैलेंज देके रहा है। नंदीग्राम में चुनाव चैलेंज देके चुनाव हराया था, और वो इतनी बड़ी ताकत देता थी तो नंदीग्राम में चुनाव क्यों नहीं जीता उसने? और ये हत्या नंदीग्राम के वहीं पे हुई। मैं आपको बता दूं, जो आज 8 विधानसभा जो लोकसभा क्षेत्र है उन पर 170 उसका प्रभाव है शुभेंदु अधिकारी का, उनका परिवार का 170 अधिकार है। इतना वहां पर जबरदस्त बना, चाहे वो पुरुलिया हो, चाहे बांकुड़ा हो, चाहे झाड़ग्राम हो, कांची हो, तमलुक हो, इतना जोर है। ये बता दूं मैं आपको। तो बाहर से आने वाले बांग्लादेशियों को आधार कार्ड दिया जा रहा है, उनको सारी। अरे इनको यही तो सीआईए पर इनका विरोध, हम लागू नहीं होने देंगे। अरे तेरी क्या औकात है तो लागू नहीं होने देंगे? तभी तो इनको तकलीफ हो रहा है, तभी तो ये उछाल रहे हैं ना। बोले बस संविधान बदल देंगे मोदी जी, संविधान बदल देंगे मोदी जी, संविधान बदल देंगे। क्या बदल देंगे मोदी जी संविधान? ये हालत हो रखी है इनकी। तो बंगाल की स्थिति तो जनमानस के हिसाब से ये ममता बनर्जी तो बहुत अन्याय कर रही है। मैं आपको बोलूं, सारे विपक्षी, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सारे विपक्षी, एनडीए को छोड़कर सारे मुसलमान मुसलमान मुसलमान। आप 2010 8 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र जी मोदी ने शपथ ली थी गुजरात के सीएम की। उसके बाद में इन्होंने इतना मुझसे सबका साथ सबका विकास इतने से नारा दिया था, और मोदी जी इस बार खुल के बोल रहे हैं कि जब तक मैं जिंदा हूं धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होने दूंगा और मुसलमानों का आरक्षण नहीं होने दूंगा। ये मोदी जी ये पहला पीएम है हिंदुस्तान का, अपने को तो उस पर गर्व होना चाहिए। बिल्कुल सीधा छोड़ा होना चाहिए। अरे अपने भी तो बच्चे पढ़ते हैं, अपन बनिए ब्राह्मण है, आज अपने को ईडब्ल्यूएस में मोदी जी ने 10% आरक्षण दिया, अपन कैसे भूल सकते हैं? राम इंदर मोदी जी ने बनाया, 500 साल के लोगों ने कितनी बड़ी तपस्या की, कितने लोगों ने बलिदान किया, तब ये इंदर बना है। और ये कह रहे हैं रामद्रोही जो ताला लगवा देंगे। अरे ये कह रहे हैं, इनके पास है क्या करने के लिए? बोले ऐप उचर है, शूट करवा देंगे। आप मेरे को एक बार बताइए, ये बार बार सब मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा की है इसलिए। अरे मैं सब आपको एक बार बताऊं, ये तो सब इनकी मानसिकता को हो क्या गया है? अरे मानसिकता कहाँ है इनकी? इनकी मानसिकता तो दिवालिया हो गए, दिमाग से तो इनका दिवालिया पर निकल गया। ये तो एक बार बोलते हैं मोदी जी को 400 सीट नहीं आने वाली, एनडीए को 400 सीट नहीं आने वाली, ये नहीं बता रहे हम कितनी जीतने वाले हैं। हमारे कितनी सीटें आएंगी इनको कोई मतलब नहीं है। मोदी जी 400 नहीं आएंगे, यह तो इनकी हालत है। क्या बताइए, इनकी चुनावी रणनीति कोई है ही नहीं, कुछ नहीं है इनकी। आज छत्तीसगढ़ में मतदान हो रहा है, सारा बीजेपी है। एक साइड से वन में बीजेपी जाएगा और ऐसे सेकंड वेग में जो लास्ट का है
इसमें जिसमें अपने पंजाब है, हिमाचल है, यूपी है, अपने उड़ीसा है, ये भी एक तरफ जाएगा। क्या है? कल अपने एक दर्शक ने एक मैसेज किया था कि राहुल गांधी हो जाएंगे फरार अब की बार 400 पार। 400 पार, इसके बारे में चाणक्य जी 400 पार ये इन लोगों के क्या सदमा बैठा है या अपने कोई भ्रम? देखो, कोई श्रोता ने प्रतिक्रिया दी होगी, लेकिन फरार होने वाले नहीं है। मोदी जी ने 4 दिन पहले ये बात पब्लिक मीटिंग में क्लियर कर दिया कि जिन्होंने नेशनल हेराल्ड में घोटाला किया है उनकी सजा तैयार है, जेल है, उनको फरार नहीं होने ये तो जमानत पर है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी तो जमानत पर तो बात है। उन्होंने पब्लिक मीटिंग में कहा मोदी जी ने, छोड़ने वाला नहीं हूं इस बार। और इस बार 5 साल में देखिए देश की कितनी काय पड़। अरे ये क्या है? ये तो बरसाती मेंढक है। जब मोदी जी वहां पर गए थे अमेरिका के अंदर में, बहुत बड़ा सम्मेलन था संयुक्त राष्ट्र संघ में, वहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन पूछ रहे थे, अरे मोदी जी कहां पर है, मोदी जी कहां पर है, मोदी जी कहां पर है। एक अमेरिका राष्ट्रपति मोदी जी को ढूंढ रहा था। अभी अपने को इतना प्राउड होना चाहिए कि कितना अपने देश का कितना बड़ा नाम रोशन किया, कितना बड़ा नाम। जी उत्तर प्रदेश में ये जो अखिलेश यादव ये बोल रहे हैं कि हमारी 80 में 80 सीटें आएंगी, 79 सीट गुनिया जी सीट हम जीत रहे हैं, 1 पर संघर्ष है, ये बोल रहे हैं। ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, गुनिया जी हम जीत रहे हैं, 1 पर संघर्ष है। मोदी जी वाली सीट पर संघर्ष है। तो किस आधार पे बोल रहे हैं? अरे क्या आधार है इनके? बिना सिंह पूछ की बात कर रहे हैं। पिछली बार 2019 के चुनाव में बीएसपी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल, जयंत चौधरी तीनों मिलके, बुआ बबुआ सब मिलके चुनाव लड़े थे। उसके बाद भी बीजेपी 62 और बीजेपी की सहयोगी 4 से 66 लेने में सफल हो गए थे। इस बार राष्ट्रीय लोकदल तो बीजेपी के साथ में है, बीजेपी के साथ में है। उसके बाद में बहुजन समाज पार्टी अलग हो गई, अपनी तूरी अलग बजा रहा है। इनकी 4 सीटें आने वाली है यूपी में, मैं आपको बता दूं 4 सीटें आने वाली है। इनके जो दोनों भाई है ना, एक शिवपाल यादव का लड़का अक्षय यादव, वो बदायूं से चुनाव हार रहा है, और वो डिम्पल जो राम गोपाल यादव का लड़का है वो फिरोजाबाद से चुनाव हार रहा है। आप अखिलेश यादव कन्नौज सीट पर बहुत बुरी तरह संघर्ष से फंसा हुआ है। हाँ, मैनपुरी सीट है, डिम्पल यादव जीत रही है, मेरे को कहने में कोई संकोच नहीं है, वो अभी एज पर है, उसके मेरे को कहने में कोई संकोच एज पर है। और जहां तक रायबरेली सीट का सवाल है, जो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है दिनेश प्रताप सिंह, वर्तमान में यूपी सरकार के मंत्री हैं, उनके साथ भी राहुल गांधी बहुत कड़ी संघर्ष में फंसा हुआ है। और आज के दिन उनको एज है, माननीय योगी दिनेश प्रताप सिंह को एज है वहां पर। माननीय योगी जी ने ये कहा है कि ये भ्रम में है और 80 सीटों की ये जो बात कर रहे हैं वो 4 तारीख को इनको अभी भी चक्कर आने लग रहा है और फिर बाद में चक्कर और आ गए, सबको चक्कर आ गए कि 63 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं 400 सीट। जैसे कोई अपने ताल में साइक्लोन आता है, उसमें कोई आदमी फंस जाता है तो उसी के साथ में घूमता रहता है ना, ये हालत इनकी है। इनको अभी बोलने के लिए कुछ है नहीं, चाहे इनकी 400 पार नहीं आएगी, इनकी 400 नहीं आएगी, बस ये विषय खेल रहा है, संविधान बचाओ संविधान बचाओ। अरे तो संविधान का भाग रहा है क्या? इतने दिन कहां गए थे आपने? 60 साल राज किया, संविधान के ऐसे तो आपने किए हैं। माननीय योगी जी ने तो पूरी सभाओं में ये बोला है कि नरेंद्र मोदी जी के राज में विकास हो रहा है और कोई भी जातिवाद की कोई, मेरे को आप एक बात बताइए, नहीं धर्म के नाम पर मोदी जी ने साफ कह दिया बिल्कुल आरक्षण नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा, एकदम सब है। और यदि मोदी जी ने काम नहीं किया होता तो आज महाराष्ट्र में क्या, मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी की आ जाती, छत्तीसगढ़ में सरकार आ जाती, क्या यहाँ राजस्थान में सरकार आ जाती क्या? मेरे को ये तो बताइए। और चाणक्य जी बिहार में लालू जी के बेटे ये बोल रहे हैं, लालू जी की बेटी दो बेटी चुनाव लड़ रही है, मीसा भारती चुनाव लड़ रही है पाटलिपुत्र से, उनके सामने उन्हीं के चाचा रामकृपाल सिंह यादव, और एक बेटी चुनाव लड़ रही है सारण से जो अभी अमेरिका से आई है, उनके सामने बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी। वो दोनों टक्कर में नहीं है, वो दोनों टक्कर में नहीं है कहीं। बीजेपी 17 सीट पर चुनाव लड़ रही है, बिहार में 16 सीट पर चुनाव लड़ रही है जनता दल यूनाइटेड, 5 सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान की, 1 सीट पर हम जीतन राम मांझी की, और एक काराकट सीट है उसमें उपेंद्र कुशवाहा एलपी।
40 सीट है और बीजेपी वहां पर कम से कम 34 से 36 सीट बीजेपी जीत रही है। तो ये कह रहे हैं कि मोदी जी को बेड रेस्ट करवा देंगे। कहने हो मैं आप मेरे को कुछ बोल दें, आप मेरे को भी कह सकते हैं यार, हो सकता है आप बीजेपी सपोर्टर हो, आप मेरे को भी तो कह सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री। लेकिन मैंने जो आपको बात बताई है, जो अपना आंकलन बताया ना, वो मेरे मन से नहीं बताया। मैंने भी पूरी मेहनत की है, हर जगह मैंने कोई 20-20 बार फोन किए हैं, पिछले आंकड़े निकाले, उसके बाद मैंने अपना कैलकुलेशन तैयार किया है। हो सकता है मेरे को कह दें आप बीजेपी सपोर्टर है, अब मोदी जी के भगत है। माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए ये कहना कि उनको बेड रेस्ट पे भेज देंगे, अरे बेड रेस्ट तो बहुत बड़ी बात है। ये तो बोल रहे हैं मोदी जी तो गंदी नाली का कीड़ा है, मोदी जी तो मौत का सौदागर है, मोदी जी तो नीच है। इतने इतने शब्द इनकी शायद जितनी डिक्शनरी में गालियां होती है ना, वो सारी गालियां खत्म हो चुकी है, मोदी जी को देख चुके। तो ये लोग प्रधानमंत्री बनेंगे भारत के। इनको कोई कार्यालय में चपरासी नहीं रखेगा, प्रधानमंत्री बनना तो बहुत दूर की बात है, इनको कोई कार्यालय में चपरासी नहीं रखेगा, मैं आपको बता दूं। ये बिहार में ये चर्चा मैंने सुना था कि मोदी जी को बेड रेस्ट पे। आप 4 तारीख को रिजल्ट देख लीजिए, उसके बाद में आप बात करना मेरे से। 4 तारीख को मैं आपसे फिर मिलूंगा कि जनता ने क्या किया है। तो चाणक्य जी, अब मेरे सवाल तो सारे लगभग आपने उत्तर दे दिए। अब हमारे संजय सेन का एक सवाल बाकी और है। जी से पहले मैं सवाल पूछना चाहूंगा। हाँ बोलिए। जैसा कि अभी अंकल कह रहे थे कि आपका जो प्रेडिक्शन है वो मार्केट में ऐसी आवाज सुन रहे हैं, तो हमने भी सुना है कि जैसे कि आप बीजेपी के प्रखर प्रवक्ता हैं और प्रखर कार्यकर्ता हैं, तो आपका प्रेडिक्शन हमेशा बीजेपी की तरफ झुकाव का रहा है। आपने केवल डिम्पल यादव का नाम लेके बता दिया कि आप जीत रही है, तो उससे ये प्रतीत नहीं होता कि आपका प्रेडिक्शन जो है वो एक सिरे से सिर्फ बीजेपी की तरफ ही जा रहा है या नहीं जा रहा है। और एक और ये है कि मोदी जी के बारे में भी सुना है कि ये अलग अलग वेश में आते हैं, जब भी होता है कोई कांड हो जाता है तो हर बार नई ड्रेस पहन के आते हैं, पता नहीं इनकी ड्रेसें कहाँ से आती है। आप दिन में 5 बार फंक्शन करो तो 5 बार ड्रेस बदल के आ जाते हैं, और ये माहौल बनाते हैं देश में ऐसा कि बीजेपी जैसा कोई नहीं है। ये हुआ है, और ये ध्रुवीकरण का जो काम कर रहे हैं ना बीजेपी की तरफ वोटों का, ये इनका तरफ ज्यादा मोटो रहता है इनका। और जो पब्लिक के मुद्दे बहुत सारे हैं, ये इनकी तरफ इनका ध्यान नहीं है। हर बार सुनने में कहीं कोई मंदिर बना दिया है या कोई कुछ और करवा दिया है, ऐसा नहीं आया कि कोई बढ़िया प्रोजेक्ट्स इन्होंने दिए हों जिससे कि जनता इनको चुनने में थोड़ा इंटरेस्ट रखे। पिछले 10 सालों में इन्होंने कुछ काम किए हैं, ऐसा नहीं है नहीं किए हैं, हर सरकार करती है, ये क्या जो आएगी वो विकास कार्य करेगी। तो आप इसमें कैसे देखते हैं कि जनता इनको क्यों चुने, जनता इनको 300 पार या 400 पार क्यों करवाए? इसके लिए आपके पास में कोई विशेष कारण है आपके पास में, आपकी जानकारी है तो आप बताएं, ताकि आप जो प्रेडिक्शन निकाल रहे हैं 328 प्लस का, वो सटीक बैठता हो इन पे। नहीं, पहले तो आपने मेरे को यह बोला कि आप मोदी जी के प्रति आपका थोड़ा लगाव है, या भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है, या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। बिल्कुल मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, इसको कहने में मेरे को कोई संकोच नहीं है, कोई संकोच नहीं है। मैं जन्मजात से भाजपा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मेरा प्रेडिक्शन आप 2019 का इलेक्शन का भी कार्ड निकाल के देख लीजिए, आपको मेरा फेसबुक पे कहीं मिल जाएगा। 2014 का निकाल के ले लीजिए। 2013 के चुनाव में ये पत्रकार भाई साहब बैठे, मैंने कहा था कि कांग्रेस 20 सीट नहीं आने वाली, राजस्थान में 20 सीट नहीं आने वाली, वो 22 सीट पर पहुंची, 22 सीट पर पहुंची। ये मेरा आंकलन है, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, अलग बात है। ये प्रेडिक्शन निकालना मेरा आंकलन, ये अलग बात है। और जहां तक आप मोदी जी पर यह आरोप लगाते हैं ना, उन्होंने ड्रेस कर ली, चेंज कर ली, दिन में 5 ड्रेस चेंज कर, मोदी जी पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप तो नहीं लगा ना, मोदी जी पर आज तक कोई भ्रष्टाचार का आरोप तो नहीं लगा। नहीं तो जल थल नभ आए दिन पेपर की सुर्खियां में रहता था, आज वो पोस्ट घोटाला हो गया, आज हेलीकॉप्टर घोटाला हो गया, आज जमीन घोटाला हो गया, आज ये डीएलएफ घोटाला हो गया। आपने सुना है क्या कहीं हिंदू मुस्लिम का दंगा 10 साल में आपने कहीं सुना है क्या? आरोप लगाने से क्या है, यह तो बिना हाडमास की जीव है, कुछ भी बोल सकती है। बस आखिरी सवाल चाणक्य जी ये है मेरा कि राजस्थान, पूरा राजस्थान जो आपको भी जानता है मेरे को भी जानता है, उनका सवाल ये है कि चाणक्य जी 1914 से अपनी आकलन बता रहे हैं और उनका सत्य जा रहा है, लेकिन अब की बार 19 में भी उनका सत्य हुआ, लेकिन अब की 24 में वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का पोशाक पहने हुए, जैसे अभी आपने केसरिया पोशाक पहन रखी है,
तो वो भी लोग देख रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि इसमें हेरिटेज मार्केट के जो उसमें प्रभाव पड़ेगा। ऐसा कैसे हो रहा है ये? मेरे को आप ये हेरिटेज बताइए, मार्केट का प्रभाव मेरे को पड़ेगा। आपने बोल दिया, मैंने क्या सीधा पहन रखा है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूँ, इसमें बिल्कुल सत्य बात है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूँ। लेकिन मैं क्या करूँ, आप हेरिटेज मार्केट को देख लीजिए ना, गुजरात की 26 सीट बीजेपी के 40 पैसे के भाव है, मध्य प्रदेश की 29 सीट है, 29 सीट के भाव पैसों में चल रहा है। और मध्य प्रदेश की सारी सीटें ना, आधे से ज्यादा सीट उन पर 2 लाख 3 लाख, और शिवराज सिंह जी जो चौहान की सीट है विदिशा, उनमें 5 लाख की जीत का 10 पैसे के भाव है। मैं क्या बता रहा हूँ, मैंने ये तो नहीं कहा कि हम वहां पर 20 सीट जीत रहे हैं तमिलनाडु में, मैंने ये तो नहीं कहा हम केरला में 10 सीट जीत रहे हैं। हाँ, तेलंगाना है, हमारा कुछ आधार नहीं था, वहां पर हम 10 सीट जीत रहे हैं, 17 में 10 सीट जीत रहे हैं तेलंगाना में, दावे के साथ कर सकता हूँ। लेकिन आपके आकलन की भविष्यवाणियां जो है आकलन की, वो हेरिटेज मार्केट को प्रभावित कर रही है, वो तो बोल प्रभावित कर रही है वो। मेरे को हेरिटेज मार्केट का मतलब नहीं है, मैं भाव देख लेता हूँ उनका, पेपर में आता है, न्यूज में आता है, वो देख लेता हूँ, मैंने मेरा आंकलन है। पब्लिक कह रही है कि ये क्या हो रहा अब है। ऐसे तो लोग ये बोलते हैं दिल्ली में बीजेपी की 2 सीट आएंगी, सुनना सबका पड़ता है, लोकतंत्र है, सबका सुनना पड़ता है। नहीं, हकीकत तो सबको मालूम है, हकीकत इनको मालूम नहीं है क्या? हकीकत इनको मालूम क्या नहीं है क्या? ये बताइए मेरे को। चाणक्य जी, कहीं आप हेरिटेज मार्केट को प्रभावित तो नहीं करना है? बीजेपी मेरे करने से हेरिटेज मार्केट प्रभावित नहीं होगा। हेरिटेज मार्केट के पीछे तो बहुत बड़ी विदेशी ताकत लगी हुई है, लेकिन उन्होंने अरबों का धन लगा रखा है इसमें। लेकिन ये जो साधारण लोग जो अपना कारोबार करते हैं, ठीक है, चुनाव में सब सट्टा करते हैं, वो तो अपना कर ही रहे हैं, तो वो आपके कहने से कहीं उनका पैसा तो नहीं लग जाएगा? आज तक तो नहीं लगा, कहीं उनका पैसा तो नहीं लग जाएगा? आज तक तो नहीं लगा। अभी आप फिर भी मैं आपको बोलता हूँ, मैं कोई भविष्य वक्ता तो हूँ नहीं, मैं कोई सूर्य शक्ति तो हूँ नहीं, मेरा खुद का आंकलन है, और ईश्वर की दया से लगभग हर बार मेरा सही स्टिक बैठता है। मैं किसी को ये नहीं कहता कि मेरे आंकलन से आप सट्टा मार 60 पैसा लग, ताकि जनता को भी मालूम हो, ताकि जनता को भी मालूम हो। सभी दर्शकों को जय श्री राम। चाणक्य जी ने हमें अपना आकलन दिया है, क्या अब की बार 400 पार, तो उन्होंने अपना सत्य स्थापन किया है कि अब की बार 400 पार होगा। और सट्टा बाजार, हेरिटेज मार्केट के भाव कुछ भी हो सकते हैं, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन जनधारणा और लहर मोदी जी की है। बिल्कुल है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय बाबा।